हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ कॉन्सेप्ट, रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या कवर करेंगे कि एक्चुअल में बिजनेसेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जो रूल्स नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हैं और क्यों करते हैं, क्या रीजंस है, तो वो हम देखेंगे। मेनी बिजनेसेस नाउ एक्सेप्ट द सोशल ऑब्लिगेशन ड्यू टू, क्यों एक्सेप्ट करते हैं सोशल ऑब्लिगेशंस को? क्योंकि थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। तो सबसे पहले पब्लिक रेगुलेशन के वजह से, मतलब क्या कि जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनमें इंटरवीन करती रहती है, चेक करती रहती है कि ये पर्टिकुलरली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो रूल्स है, नॉर्म्स है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो लॉज है, जो प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज है, उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये बार बार चेक किया जाता है। ठीक है। और अगर वो लोग नहीं फॉलो करते हैं तो कुछ पब्लिक रेगुलेशन वगैरह भी लगाया जाता है कि ताकि वो फॉलो करे। ठीक है, बिजनेसेस फॉलो करे। इसलिए पहले ही बिजनेसेस इन चीजों का ध्यान रखती है कि अगर गवर्नमेंट इंस्पेक्ट करेगी तो हमें हमारे बिजनेस में कोई गलती नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ लेबर मूवमेंट। तो लेबर मूवमेंट क्या है? तो हमें पता है कि ये जो पूरा स्टाफ होता है, एम्प्लॉयज होता है, कोई भी लेवल का स्टाफ हो, ठीक है, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल या सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबरर्स जो है, ये लोग सारे मिलके मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मूवमेंट मतलब क्या? अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ या एक पर्टिकुलर वर्कर स्टाफ के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कोई भी वे में, ठीक है, उसको सैलरी कम दे रहे, वेजेस कम दे रहे अकॉर्डिंग टू हिज और हर वर्किंग आवर्स, अकॉर्डिंग टू हिज और हर वर्क, ठीक है, कि जितनी उसको एनर्जी लगती है, जितना वो उसका काम है, हेवी काम है, उस हिसाब से उसको जो भी पैसे दिए जा रहे हैं, जो सैलरी वेजेस दिए जा रहे हैं, वो कम दिए जा रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, मेंटली फिजिकली हैरास किया जा रहा है। तो कोई भी प्रकार की चीजें अगर कोई भी बिजनेस में, कोई भी कंपनी में हो रही है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वो लोग, उनका यूनियन होता है, स्टाफ का यूनियन होता है, तो वो यूनियन को जाके बताते हैं, उनका ग्रुप बना हुआ होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। और उसके वजह से वो लोग स्ट्राइक्स वगैरह क्रिएट करने लग जाते हैं कि हम लोग आपका काम करेंगे ही नहीं, हमारा ये जो भी है एम्प्लॉय उसके साथ गलत हुआ है, आप गलत कर रहे हो, तो जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होती हम काम ही नहीं करेंगे। तो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और अगर एक भी एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो पर्टिकुलरली बिजनेस रन ही नहीं कर पाएगा। जो भी ओनर होगा, है ना, जो भी बिजनेस का जो भी सेटअप है उसका कुछ यूज ही नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, स्टाफ काम नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली जो ओनर है, जो बिजनेस है, वो लॉसेस में चला जाएगा। तो ये एक होता है कि लेबरर्स का, वर्कर्स का, स्टाफ का, कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, तो हम भी आपको लॉसेस में डाल देंगे। तो वो लेबर जो मूवमेंट है वो अभी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज में अवेयरनेस आ रहा है। पहले इतना अवेयरनेस नहीं होता था, पहले लोगों को इतना नहीं समझ में आता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या ये लोग जितना मेरा काम है उसके हिसाब से काफी कम मुझे पे कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें उस टाइम पे नहीं थी, कुछ डिकेड्स पहले की बात हो रही है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सारे एम्प्लॉयज, स्टाफ में अवेयरनेस होता है, उनको पता होता है सही गलत का, और उसकी वजह से वो लेबर मूवमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये अभी ग्रो हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट ग्रो हो रहा है, एम्प्लॉयज को पता है। इसीलिए भी बिजनेसेस जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, देखते हैं, ध्यान देते हैं कि हमारे जो स्टाफ है वो खुश होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी वो मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। ठीक है, ओके। फिर राइज इन कस्टमर अवेयरनेस। कस्टमर अवेयरनेस, तो जैसे हमने एम्प्लॉय स्टाफ के बारे में देखा कि उनको अवेयरनेस है, वैसे सारे कस्टमर्स को भी अभी अवेयरनेस है, क्योंकि कस्टमर के पास वाइड रेंज में चॉइसेस, वेराइटी है, उनके चॉइसेस काफी अलग अलग है अभी। ठीक है, पहले ऐसे नहीं होता था, कुछ डिकेड्स पहले ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे कस्टमर्स के पास, तो जो एक पर्टिकुलर ब्रांड है उसी से उनको परचेस करना पड़ता था। अभी आपके बिजनेस, आपका जो भी बिजनेस, आपका जो भी ब्रांड प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज, वैसे सेम चीजें, ठीक है, सॉर्ट ऑफ सेम चीजें, सॉर्ट ऑफ अल्टरनेटिव दूसरे भी ब्रांड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है, लोगों को पहुंचा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो उन ब्रांड्स के पास शिफ्ट हो जाए, आपका प्रोडक्ट ना खरीदे,
लिए, ठीक है। तो इसलिए अभी बहुत वैरायटी है, इसके वजह से कस्टमर्स के पास बहुत चॉइसेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है और उनकी भी अभी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, नीड्स काफी अलग अलग हो गई है और उसके वजह से उनके पास अभी बहुत अवेयरनेस है। तो उनको सही गलत की समझ है। ये अभी एक भी बार अगर आपके ब्रांड का, आपके कंपनी का नाम अगर खराब हो गया, खराब इन से उनको पता चला कि आप कोई भी गलत काम में आपकी कंपनी इंडल्ज है, तो वो बिल्कुल भी आपके ब्रांड का कुछ भी खरीदने के लिए 10 बार सोचेंगे, खरीदेंगे ही नहीं, आपके कंपटीटर्स के पास चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपके लॉसेस होंगे, ठीक है। फिर न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स, तो अभी जो नए सोशल नॉर्म्स आए हैं उनको फॉलो करने के लिए भी बहुत सारे बिजनेसेस को, मैक्सिमम बिजनेसेस को ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान देना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, तो अभी बिजनेस रिलेटेड चीजों को और लेके आ रहा है, मतलब बेसिकली उसके बारे में एजुकेट किया जा रहा है। जैसे अभी आपको 11-12 स्टैंडर्ड से ही बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी बिजनेस स्टडीज और उसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको इलैबोरेट किया जाता है और उसके कोर्सेज होते हैं ना, बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज, मैनेजमेंट रिलेटेड। तो वो सारी चीजों की वजह से अभी बहुत ज्यादा इनिशियल लेवल पे ही आपको बिजनेस के बारे में सिखाया जा रहा है। फिर आप और आगे उसको पढ़ोगे मास्टर्स में, पीएचडी में, ठीक है। तो ये सारी चीजों में आप जब इंडल्ज होंगे तभी आपको पता चलेगा कि बिजनेस रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें एजुकेट किए जा रही है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा अभी अवेयरनेस है, लोगों को पता होता है सही गलत का और उसकी वजह से कोई भी बिजनेस गलत काम में इंडल्ज नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है जब अगर मेरे कस्टमर को पता चलेगा तो कोई भी मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो कौन से प्रकार की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पे वो देखेंगे, उस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज वांटेड बाय सोसाइटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा है कि इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसी चीजें, ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करो या ऐसे सर्विसेज को क्रिएट करो जो हम सेल करेंगे तब हमारे कस्टमर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और वो सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले ध्यान देना है, समझना है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आपके जो कस्टमर्स है, उनको क्या चाहिए। आपको आपके हिसाब से, आपके मनमर्जी के हिसाब से प्रोडक्ट्स को नहीं बनाना है, सर्विसेज को नहीं प्रोवाइड करना है। कस्टमर्स को क्या चाहिए, कस्टमर्स का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस पर आपको ध्यान देना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर आप जब प्रोडक्ट बनाते हो, उसको सेल करते हो, तो वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए कस्टमर के लिए, तभी ही वो आपका प्रोडक्ट एकदम इकोनॉमिकली फिट माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पर्टिकुलरली ब्रांड है, अभी जैसे बहुत सारे हेयर डाई के ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है, हेयर कलर के जो ब्रांड्स है वो आ रहे हैं। तो समझो कस्टमर ने उस पर्टिकुलर ब्रांड या कंपनी को कमेंट किया, बताया, ठीक है, मेल किया कि हमें ऐसा एक प्रोडक्ट लाके दो कि जहाँ पे जो कलर है, हेयर कलर है, वहां पे ब्लीच ना करना पड़े, क्योंकि जब हम पहले हेयर कलर के पहले ब्लीच कराते हैं तो हमारे जो बाल है वो डैमेज हो जाते हैं और वो बहुत टाइम तक डैमेज ही रहते हैं, उनको क्योर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे कमेंट किया, तो अभी वो जो ब्रांड है उसका क्या काम है कि इसको एनालाइज करना कि ओके, कस्टमर का ये प्रॉब्लम है कि जब वो हेयर कलर करते हैं उसके पहले जो ब्लीच करना पड़ता है उसके वजह से उनके बाल खराब होते हैं। तो हमें नेचुरल डाइज लेके आनी चाहिए कि उनको ब्लीच ही ना करना पड़े, डायरेक्टली जब वो कलर करेंगे तो नेचुरली कलर्स उनके बालों पे दिखेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे नेचुरल डाइज को क्रिएट करते हैं और वो मार्केट में सेल करते हैं और जो प्राइजेस भी होते हैं उन डाइज के वो भी अफोर्डेबल होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या हुआ है कि आप पर्टिकुलर जो कस्टमर है उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो, उसको एड्रेस कर रहे हो, वैसा प्रोडक्ट बना रहे हो कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो बना के वो भी अफोर्डेबल। फॉर एग्जांपल, आपका जो ब्लीच वाला डाई था वो 500 रुपीज का था, तो ये आपने 600 या 650 में बेचा, मतलब नॉर्मली आपने 100-150 बढ़ा के बेचा क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। आप वही 500 रुपए का प्रोडक्ट अगर 1000 रुपए में बेचोगे नेचुरल बोल के
तो ऑब्वियसली कस्टमर पागल नहीं है खरीदने के लिए, राइट? तो कस्टमर भी समझती है, उनको पता होता है कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं। तो हमेशा हमें इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो सही प्रोडक्ट को बनाना है, जो कस्टमर की नीड रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को बनाना है, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बनाना है और उनको सेल करना है, सेल भी अफोर्डेबल प्राइस पे करना है, हाई क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और ऐसे सेल करना है कि हमारे कस्टमर को प्रॉफिटेबल फील हो, ठीक है? फिर है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉलो लॉज एंड रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट जो लॉज और रेगुलेशंस को बिजनेस के ऊपर इम्प्लाई करती है कि ये आपको अभी जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी है, नॉर्म्स है, उनको फॉलो करना है, उसको हमें फॉलो करना है, वो बिजनेसेस को ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरवेन करेंगी और जब गवर्नमेंट आके इंटरवेन करती है, चेक करती है, तो तभी अगर कुछ पकड़ा जाता है, कुछ देखा जाता है कि ये बिजनेस ये पर्टिकुलर चीज फॉलो नहीं करती, तो और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है? फिर है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्ट फेयरली एंड ऑनेस्टली बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स के भी बियॉन्ड जाके लीगल रिक्वायरमेंट तो फॉलो करनी ही है, बट उसके अलावा भी हमें जो हमारे सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स है, ठीक है, सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स मतलब जो भी है, हमारे एम्प्लॉयज है, हमारे कस्टमर्स है, हमारे पर्टिकुलर सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर्स, ओनर्स है, तो सारे लोगों के लिए हमें कैसे उस सब लोगों को ट्रीट करना है, ऑनेस्टली और फेयरली, मतलब किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि पर्टिकुलरली हमारे बिजनेस का फायदा हो और सामने वाले पार्टी का लॉस हो या हम उनको कोई हार्म कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है? किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है बेसिकली। फिर डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटरी हेल्प सच एज डोनेशन, डिजास्टर रिलीफ, स्कॉलरशिप। तो ये वॉलंटरी हेल्प डिस्क्रिशनरी में क्या आ जाएगा कि आप खुद से जाके कोई इंस्टीट्यूट को, एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप जाके कुछ डोनेट करते हो, चैरिटी वगैरह की जाती है, तो वो सारी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। डिजास्टर रिलीफ मतलब क्या होता है कि कभी भी जब डिजास्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर हो, ठीक, कुछ भी अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी या मैनमेड डिजास्टर हो कि कहीं पे आग लग गई है ना, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो उसको ट्रीट करने, उसको ठीक करने के लिए, है ना, उसको जो भी इश्यू हुआ है, जो भी डिजास्टर हुआ है, उसको क्योर करने के लिए जो भी पैसा लगता है, उसमें हम कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम कुछ डोनेट कर रहे हैं, तो वो डिजास्टर रिलीफ में आ जाएगा। स्कॉलरशिप्स वगैरह कोई भी स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में अगर आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप वॉलंटरीली खुद से इनिशिएटिव लेके जाके डोनेट कर रहे हो, जाके किसी को, कोई भी कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हो, तो वो आ जाता है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आई होप आपको ये सारे प्रकार के, सारे काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गए हैं, याद रहेंगे, इसके हेडर्स को याद रखो। ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे सिंपल टॉपिक है, येट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है और ये इतना अच्छा है टॉपिक कि आप अपने वर्ड्स में हेडर्स को याद रख के लिख सकते हो। बस आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एथिकल और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी के हेडर्स याद रखोगे, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिए, आप आपके वर्ड्स में भी अच्छे से लिख सकते हो। ये सारे कीवर्ड्स है, ये जो एक वर्ड मैंने एक आपको दिया है, वो आप थोड़ा सा एलाबरेट करके आपकी स्टोरी बना के लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल डाल के लिखोगे, बेस्ट आंसर बनेगा, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो अभी हमने 4-5 बार इंटरेस्ट ग्रुप्स बोल दिया है, फर्स्ट पार्ट से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप्स तो हमारे ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस के इर्द गिर्द है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, तो उसमें आ जाते हैं शेयर होल्डर्स, ओनर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ये सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कि जिसका क्या रोल है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की टूवर्ड्स। तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ओनर और शेयर होल्डर। ओनर और शेयर होल्डर मतलब जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है, उसके साथ क्या होना चाहिए? फेयर, हम उसको रिटर्न्स देनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट,
एंश्योर ग्रोथ ट्रांसपेरेंसी। तो जो भी शेयर होल्डर या ओनर है जो हमारे बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, तो उसको उसके साथ हमें गलत नहीं करना चाहिए ये बता के कि ओके, समझो फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में लॉसेस चल रहे हैं, ठीक है, हम लॉस में चल रहे हैं, हम उसको दिखा रहे हैं कि नहीं तू और इन्वेस्ट कर, हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तुझे पैसा देंगे, अभी तो और इन्वेस्ट कर और पैसा लगा। तो ये गलत काम नहीं करना है, ठीक है। उसमें और हम पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस उसको पता होना चाहिए कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी हमेशा होनी चाहिए बिजनेस में, क्योंकि झूठ बोल के और गलत काम करके कुछ नहीं होता है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो उनको पता चलना ही है, और पता चलने के बाद ज्यादा दिक्कतें होंगी। फिर इंश्योर ग्रोथ, तो हमें हमारे ओनर को, हमारे शेयर होल्डर को इंश्योर करना है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारा हमारा ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने की वजह से हम मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट, और उसकी वजह से आपको भी बेनिफिट होगा। फिर प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उनको उनमें और उनमें और हमारे बिजनेस में एक लॉयल्टी क्रिएट, एक ट्रस्ट क्रिएट करना है कि ओके, हम जो भी है आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कहीं पे भी उसको नहीं लगा रहे कि हमारे लॉसेस हो जाएंगे। फिर है फेयर रिटर्न्स, फिर जो भी है ऐसा नहीं करना है कि हमें प्रॉफिट आया है लेकिन हम उनको जो डिविडेंड दे रहे हैं, जो पैसा उनका पार्ट है वो कम दे रहे हैं, कुछ दिखा कुछ और रहे, प्रॉफिट कुछ और आ रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। जो भी हमें प्रॉफिट आया है तो जो भी उनका पार्ट बनता है, जो भी अमाउंट ऑफ शेयर उन्होंने परचेज किया, जो भी अमाउंट है वो हमें उनको उनका जो भी डिविडेंड बनता है वो देना है, ठीक है, फेयरली देना है। फिर है वर्कर्स, फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन, रिस्पेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, तो जब भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स की बात करूं इस चैप्टर में, तो हम हर लेवल के एम्प्लॉयज की बात करते हैं, तो वो हायर लेवल हो, ठीक है, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स हो, स्टाफ हो, कोई भी प्रकार का लेबर हो, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना है। सबसे पहले फेयर वेजेस होने चाहिए। फेयर वेजेस ये हमने रिपीट में कर रही हूँ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करना है। जितना उसका काम है, जितने आवर्स वो काम कर रहा है, उसी हिसाब से उसको हमें सैलरी या वेजेस देने हैं। कुछ उसको कम दे रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो गलत काम नहीं करना। फिर है सेफ वर्किंग कंडीशन, तो जिस भी वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट जो उनका है, जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, वो सेफ होना चाहिए। ये जो पॉइंट होता है वो स्पेशली जो लोग फायर वर्क करते हैं या फिर मशीनरी के साथ उनका कोई काम होता है, इंडल्ज होता है, कोई व्हीकल वगैरह के साथ उनका काम होता है, तो उस केसेस में इसका ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि उनके पास सारे सारे जो टूल्स वगैरह है, इक्विपमेंट्स है, सेफ्टी गाइड वगैरह वगैरह फॉलो कर रहे हैं, वो कि जैकेट यूज कर रहे हैं, फिर सेफ्टी ग्लव्स यूज कर रहे हैं, गॉगल्स यूज कर रहे हैं, ईयर प्लग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ज्यादा वहां पे ध्यान दी जाती है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय जो है, हर एक जो स्टाफ है, उसको ऐसा वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए जो सेफ है, ठीक है। फिर है और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी लेवल का अगर वर्कर है तो उसको बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जो भी है, जो भी वो काम कर रहा है, वो अपने क्वालिफिकेशन स्किल्स के बेसिस पे काम कर रहा है ना, और उसका जो भी काम है उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, उस इंसान को हमें रिस्पेक्ट करना है, बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। फिर है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, तो हर एक एम्प्लॉय को हमें हमेशा इंडल्ज करना है, इन्वॉल्व करना है सारे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, सजेशन दे रहा है, अपने आइडियाज लेके आ रहा है हमारे बिजनेस में, कुछ भी इनोवेटिव चीज लेके आ रहा है, तो हमें उसको ऐसे नहीं बोलना है कि अरे तू क्या बताएगा, तू तो फ्रेशर है, तू तो 4 दिन पहले ज्वाइन हुआ है, तू तो 1 महीने पहले ज्वाइन हुआ है, अरे यार इसको कौन सुनेगा, ये तो नया नया आया हुआ। ऐसी सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव में चली जाती है, नेगेटिव लेके जाती है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ, और वो बहुत ज्यादा फिर उसको अंदर से हर्ट करने लग जाता है, ठीक है। वो काफी बैड इंप्रेशन हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी टूवर्ड्स दैट एम्प्लॉय कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी एम्प्लॉयज है सारे प्रकार के, उनका कुछ भी सजेशन या ओपिनियन है उसको इन्वॉल्व करना है, उनको डिसीजन मेकिंग में हमें इन्वॉल्व करना है, और हमेशा उनको सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है कि ओके जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, ये हम लोग कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, और इंटरेस्ट ग्रुप्स है हमारे पास, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप ये फटाफट से नोट डाउन कर लो और फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
तो ये क्लास तो कंटिन्यू करते हैं। कस्टमर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फेयर प्राइसिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सेफ्टी, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। तो कस्टमर्स के साथ हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, फेयर चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट, कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर करते हो, प्रोवाइड करते हो, वो सारे क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए। जो भी इंग्रेडिएंट्स आप वो आपके प्रोडक्ट में यूज करते हो वो पूरे आपके पैकेजिंग में, जो भी आप लेबलिंग करते हो उसमें मेंशन होने चाहिए, ताकि कस्टमर को पता हो कि आप क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज करते हो आपके प्रोडक्ट में, और वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो भी क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। फेयर प्राइसिंग, तो जो क्वालिटी के साथ आप सर्विस आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो उसके साथ अफोर्डेबल भी होना चाहिए। जो भी प्राइस आप रिसीव कर रहे हो कस्टमर से, जो भी प्राइस आप बता रहे हो कस्टमर्स को, वो कैसे होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। फेयर मतलब क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके ही हिसाब से प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर टॉप नॉच है तो उस हिसाब से प्राइस होना चाहिए, ठीक है। लो क्वालिटी प्रोडक्ट तो बेचना ही नहीं है, वो तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ। मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ, आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है, कोई भी क्वालिटी का है, मतलब कोई भी मतलब अच्छे क्वालिटी का है, और आपका जो प्राइस है प्रोडक्ट का, वो अगर आप ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपके कंपटीटर का प्रोडक्ट जो भी है वो फेयर प्राइस का है, तो ऑब्वियसली आपके जो कस्टमर्स है वो आपके कंपटीटर्स के पास जाएंगे, आपके पास से क्यों खरीदेंगे, ठीक है। तो जैसा आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से प्राइस होना चाहिए। फिर है प्रॉपर इंफॉर्मेशन, तो जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके लेबलिंग पे होना चाहिए। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट अगर कोई समझो फूड आइटम है तो रेडी टू यूज या इंस्ट्रक्शन टू यूज, तो ऐसे नहीं फूड आइटम, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो कभी कभी प्रोडक्ट पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, ठीक है। फिर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज किए गए हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो लिखा गया होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि जो सही से इंफॉर्मेशन दे। सेफ्टी, प्रोडक्ट आपका जो है या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को, वो सेफ होना चाहिए उनके लिए। कोई भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल आप यूज कर रहे हो प्रोडक्ट में जिसके वजह से कोई भी कस्टमर को हार्म हो सकता है, तो ऐसे कुछ भी चीजों में इंडल्ज नहीं होना है। ऐसे कोई भी पर्टिकुलर आइटम, रिसोर्स, मटेरियल यूज नहीं करना है कि जिसके वजह से हमारे कस्टमर्स को हार्म हो, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, जो आप बेच रहे हो वही आपको एडवर्टाइज करना है, कुछ भी अगड़म तिगड़म इधर उधर का एडवर्टाइज नहीं करना है, ठीक है। गलत चीजें लोगों को हमारे तरफ, हमारे प्रोडक्ट की तरफ, हमारे सर्विस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी गलत सलत नहीं बताना है, और कस्टमर्स को खींचना नहीं है अपने पास। जो भी है, जो भी आप बेच रहे हो, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो वही बताना है एडवर्टीजमेंट में। तो ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट, ओबे लॉज, पे टैक्सेस, कोऑपरेट विद पॉलिसी। तो आपको सारे जो रूल्स रेगुलेशंस जो है, जो गवर्नमेंट लगाती है बिजनेस पे, वो सारे आपको नॉर्म्स फॉलो करने हैं, सारे रूल्स को फॉलो करना है, टैक्सेस को सही तरीके से पे करना है, ठीक है, टाइमली बेसिस पे, और सारे पॉलिसीज को फॉलो करना है, सारे लॉज को ओबे करना है, मतलब कुछ भी वॉयलेट नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है, ठीक है। कि नहीं ये तो मैं नहीं करूंगा, ये तो मेरा बिजनेस नहीं करेगा, अगर आप ऐसे करोगे तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, बार बार आपके बिजनेस में झांकती रहेगी और आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, तो ये आप ही का नुकसान है, आपके बिजनेस का ही नुकसान है, ठीक है। फिर एक कम्युनिटी, कम्युनिटी में सब कुछ आ जाता है, आपका एनवायरमेंट आ जाता है, सोसाइटी आ जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको पोल्यूशन पे ध्यान देना है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराना है, मतलब आपके कम्युनिटी के लोगों को जॉब देना है, काम देना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है जॉब रिलेटेड, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, लोगों को जॉब देना है, आपके बिजनेस से जॉब्स लोगों को मिलनी चाहिए। फिर लोकल डेवलपमेंट, तो हमारे एरिया जिधर भी वो बिजनेस है, जिधर भी आपका सेटअप है, यूनिट है, वहां का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर पब्लिक वेलफेयर, हर तरीके से, जिस भी तरीके से आप पब्लिक वेलफेयर में इंडल्ज हो सकते हो, है ना, आप डोनेट कर सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो, कोई भी एनपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट नहीं मतलब उनको, उनमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आपको करना है।
पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान देना है। आई होप आपको सारे इंटरेस्ट ग्रुप कि टूवर्ड्स बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये अलग टॉपिक हो जाता है। अब तक हम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मैंने शुरुआत में ओवरव्यू में ही बताया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चैप्टर में ज्यादा पार्ट कवर कराती है, क्योंकि हमारा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर 3 चीजों को कवर करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और बिजनेस एथिक्स। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस चैप्टर का मेजर पार्ट है, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनते हैं, और इस चैप्टर का बहुत फायदा है, मैं आपको बता रही हूँ। ये इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें बच्चे मैक्सिमम स्कोर करते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने वर्ड्स में रिपीटेटिव चीजें होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है इसमें सारी अच्छी चीजें लिखनी है, पहले तो ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। अच्छी चीजें मतलब अगर आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन को छोड़ दे, बाकी सारे क्वेश्चंस में रिपीटेटिव चीजें आती है, एक्सप्लॉयटेशन वर्ड आता है, फिर मतलब ये जो सारे वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, फेयर प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, लॉज हो गए, ओबे करना है, कोऑपरेट करना है पॉलिसीज के साथ, ये जो सारे वर्ड्स है ना, कीवर्ड्स, ये सारे आप रेपिटेटिव यूज कर सकते हो अलग अलग क्वेश्चन में। बस आपको दिमाग लगाना है, स्मार्ट वर्क करना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन से कीवर्ड्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है वो काफी रिपीट होते हैं, हर एक क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आपको ये कीवर्ड याद रहते हैं, अगर आप ये हेडर्स याद कर लेते हो, तो अंदर का कंटेंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बिजनेस स्टडीज में हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ साथ में अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका हार्ड वर्क अपने आप कम हो जाता है स्मार्ट वर्क की वजह से, और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाते हो, ठीक है, ये स्मार्ट वर्क की वजह से। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि हमारे इस चैप्टर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पार्ट है वो ज्यादा है, मेजोरिटी पार्ट है। 2 क्वेश्चंस बनते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, और 2 क्वेश्चंस बनते हैं या 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं बिजनेस एथिक्स के। तो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे कि एनवायरमेंट का मतलब क्या है। तो क्या बताया गया है यहाँ पे, ऑल सराउंडिंग नेचुरल, नेचुरल में एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ठीक है। फिर मैन मेड में बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स, ब्रिजेस हो गए। तो ये जो सारे जो चीजें हैं जो हमारे एनवायरमेंट में होती है, हमारे इर्द गिर्द होती है, वो सारे को, इन सबको क्या बोलेंगे हम, एनवायरमेंट बोलेंगे, ठीक है। हमारे जो इर्द गिर्द चीजें होती है, बिजनेस के इर्द गिर्द जो सारी चीजें होती है उसको हम एनवायरमेंट बोलेंगे। तो उसमें नेचुरल, मैन मेड दोनों आते हैं। कॉजेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, क्यों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सॉरी एनवायरमेंट पोल्यूशन, क्यों एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, क्या रीजन है। तो ये कुछ रीजन है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी मेजर रीजन है, इनके वजह से बहुत अमाउंट में पोल्यूशन होता है। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे हमें पता है कि बहुत डिकेड्स पहले प्राइमरी इंडस्ट्री, हमें पता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं, और पहले प्राइमरी इंडस्ट्री में लोग ज्यादा इंडल्ज थे। प्राइमरी में मतलब एग्रीकल्चर में, है ना, पोल्ट्री में, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कुछ प्राइमरी में आ जाता है। तो ये सारी चीजों में पहले लोग ज्यादा इंडल्ज थे एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ज्यादातर लोग टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में, और फिर प्राइमरी सेक्टर में। ऐसा ग्राफ हो गया, अभी उल्टा ग्राफ हो गया, ऐसे आप बोल सकते हो। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत अमाउंट में हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और उसके वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होती है, वो जब मैन्युफैक्चर होता है कोई भी प्रोडक्ट, तो वो जो उसकी चिमनी होती है, पता है ना, आपने देखा होगा, चिमनी जो होती है उससे बहुत अमाउंट में स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, और उसकी वजह से बहुत अमाउंट में पोल्यूशन होता है। तो वो एक रीजन है पोल्यूशन का। डिफॉरेस्टेशन, बहुत अमाउंट में फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है ना। बहुत सारे रीजन की वजह से लोगों को घर चाहिए, जगह नहीं है, लैंड नहीं है, उसके वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट को कट किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अलग अलग पॉलिसीज निकाली है, और वो बहुत सारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन को एलिमिनेट करते हैं, अवॉइड करते हैं, काट देते हैं कि नहीं, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक रीजन है कि फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, सारे पेड़ों को काट दिया जाता है, और उसकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। फिर है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हम जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, स्पेशली जो नेचुरल चीजों से रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है,
देखो मैनमेड रिसोर्सेज जो भी होते हैं ना, उनका जो भी रॉ मटेरियल होता है रिसोर्सेज का, वो नेचुरल चीजों से ही आया हुआ होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास आते हैं उसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, ओवर यूज करते हैं उसका। कभी कभी जिन चीजों की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती उसको भी और एक्सट्रैक्ट करके यूज करते हैं, उसके वजह से भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। और इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, मतलब जो भी वेस्ट होता है उसको अच्छी तरीके से, सही तरीके से कह सकते हैं कि डिस्पोज हम नहीं करते हैं, उसके वजह से भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जिन कारणों के वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। पोल्यूशन का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आई गेस मुझे तो लगता है कि पहली दूसरी क्लास से ही पोल्यूशन के जो छोटे छोटे चीजें हैं वो सिखाई जाती है। तो लेकिन आप जो लोअर क्लासेस में जो पोल्यूशन के वर्ड यूज करते थे ना, वो आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हो। ऐसे करते हैं बच्चे, मैंने पेपर्स में देखा है कि जो आप लोअर क्लासेस में जो 8, 9, 10 या 7th वगैरह क्लास में जो पोल्यूशन की चीजें लिखाई गई है, पढ़ाई गई है, वो सारे वर्ड्स, वो सारे स्टेटमेंट बच्चे यूज करते हैं पेपर में, और वो सब ना बहुत खराब इंप्रेशन लेके जाता है आपका। और फिर वो आगे के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से भी लिखे है, सही भी लिखा है, तो आपका ऑलरेडी इंप्रेशन डाउन हो जाता है पेपर में। तो टीचर को पता चल जाता है कि ये इफेक्टिव पेपर नहीं लिखता है, तो इसको हर एक आंसर में आपको कम मार्क्स मिलने लग जाते हैं। फिर तो ऐसा मत करो। पोल्यूशन का टॉपिक है इसलिए बच्चे लाइटली लेते हैं, इसको पढ़ते नहीं है, इसके कीवर्ड को ध्यान नहीं देते, इसके हेडर्स को ध्यान नहीं देते हैं कि अरे ये तो मैं खुद लिख लूंगा, ये तो पोल्यूशन तो बचपन से पढ़ रहे हैं। ऐसा मत करो। ये जो कीवर्ड्स है ये अभी आपको सिखाया है, ये कीवर्ड्स थोड़े आपके 11th 12th के लेवल के कीवर्ड्स है, या आप जो बचपन में पढ़े हो वो आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आप वो लिखते हो तो आपका जो भी पेपर है वो थोड़ा क्या बोलते हैं, नेगेटिव वे में चला जाता है कि अरे बच्चे ने क्या लिखा है, बच्चों जैसे लिखा है। वैसे सारी चीजें मत करो, उन चीजों में इंडल्ज मत हो। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, जो भी सारे कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए हम ये नोट्स बना रहे हैं। आपको पता है ये सारे जो नोट्स है वो आपके एनसीईआरटी बुक के नोट्स है। ये मैं हर पर्टिकुलर वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये कंटेंट हम कहाँ से लिख के ला रही है, ये सब कुछ आपकी बुक का कंटेंट है। ये जो सारे वर्ड्स है वो एनसीईआरटी बुक, आपका जो टेक्स्ट बुक है जो आप पढ़ते हो, उसमें सब बड़ा बड़ा पैराग्राफ में दिया हुआ होता है। बच्चों को बहुत क्या बोलते हैं, आलस आता है पढ़ने में, फिर वो अनॉय हो जाते हैं और लास्ट तक वो पढ़ ही नहीं पाते पूरे चैप्टर को। इसलिए हम नोट्स लेके आते हैं ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, आप मैक्सिमम उसका फायदा उठा सको और अच्छा पेपर लिख सको, ठीक है। इसलिए ये कीवर्ड को आप ध्यान रखो, इसको लाइटली मत लो ये कॉन्सेप्ट को। यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या क्या टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं। फिर भी आप बोलोगे कि मैम ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें अच्छे कीवर्ड्स यूज करके लिखनी है, तो इसलिए ध्यान दो, कॉन्सेप्ट को समझो। क्या क्या है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। सबसे पहले एयर पोल्यूशन, एमिशन ऑफ स्मोक, गैसेस एंड केमिकल्स। तो एयर पोल्यूशन में हमको पता है कि अलग अलग चीजों के वजह से जो एमिशन होता है स्मोक का, गैसेस, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है। फिर है वाटर पोल्यूशन, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स इन वाटर बॉडी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो अपने बिजनेस का, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पानी में फेंक देते हैं, पानी में डाल देते हैं, और उसके वजह से हमारी जो वाटर बॉडी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और उसके वजह से पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, डंप कर देती है बहुत सारे केमिकल्स को पानी के अंदर, और उसकी वजह से जो हमारी वाटर बॉडी है वो खराब हो जाती है। तो इसके बाद है लैंड पोल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो लैंड पोल्यूशन कैसे होता है कि ऐसे टॉक्सिक केमिकल वगैरह, ऐसे टॉक्सिक मटेरियल, रॉ मटेरियल्स वगैरह हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, कोई भी जगह पे डिस्पोज कर देते हैं, उसके वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। फिर है नॉइज पोल्यूशन, फैक्ट्री ऑपरेशन, व्हीकल, लाउड मशीनरी। तो नॉइज पोल्यूशन, देखो हम लोग ये जो सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, तो सारे जो पॉइंट्स हैं वो बिजनेस रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप वाटर पोल्यूशन लिखते हो तो ऐसे लिखना है कि इंडस्ट्रीज के वजह से, बहुत सारे इंडस्ट्रीज पानी में अपना जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज कर दिया, और उसके वजह से हमारी जो वाटर बॉडी है वो उसको वो हार्मफुल हो जाती है, ठीक है, वो खराब हो जाती है। ऐसे सारी चीजें लिखनी है। लैंड पोल्यूशन में भी इंडस्ट्री को पकड़ के, बिजनेस को पकड़ के आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, स्टेटमेंट फॉर्म करना है। नॉइज पोल्यूशन में भी आप लिखोगे
कि फायर क्रैकर की वजह से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को लाइटली मत लो। यह आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से सिखा रहे हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिखना है। तो आप यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन में क्या लिखोगे कि फैक्ट्री के ऑपरेशन की वजह से जब प्रोडक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, तब मशीनरी टूल्स यूज किए जाते हैं, उनका बहुत आवाज होता है, उसके वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। फिर व्हीकल्स वगैरह जो हम इंडल्ज होती है बिजनेस में, यूज करते हैं हम व्हीकल्स को, उसके वजह से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ऐसी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। बिजनेस को पकड़ के लिखना है। यहाँ पे हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। आई होप आपको जितना भी कॉन्सेप्ट आज हमने कवर किया है, जितने भी क्वेश्चंस हमने आज कवर किए हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो आप वीडियो को लाइक करो। कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रकार का छोटा बड़ा कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में पूछो, बिल्कुल हेजिटेट मत करो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछोगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तभी ही आप आगे बढ़ पाओगे, तभी ही आप प्रॉपरली आपका जो भी पूरा फॉर्मेट है नोट्स का वगैरह आप मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। सारे नोट्स को मेंटेन करो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ जाओ, सारे सीरीज को फॉलो करो, सारे चैप्टर्स को पढ़ो, नोट्स बनाओ। आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो वीडियो को, ताकि वो भी आपके साथ बैठ के पढ़ सके, नोट्स बना सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।